जारी है और इसको लेकर नेपाल में भारतीय दूतावास के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडो नेपाल काठमांडू मैत्री बस सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। नेपाल में बिगड़े हालात के मद्देनजर अहम फैसला लिया गया है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। देखिए, बिगड़े हालात के मद्देनजर ये फैसला हुआ है। भारतीय दूतावास के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं और बिगड़े हालात के मद्देनजर तमाम फैसले हुए जा रहे हैं ताकि भारतीयों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। और ये देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। नेपाल में किस तरीके से आक्रोश पूरा भड़का, जेनजी का आक्रोश जो कि सत्ता को पलट कर रख चुका है। भारतीय दूतावास के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई। देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों पर वहां पर फायरिंग की जा रही थी, पत्थरबाजी की जा रही थी। लोगों को हटाने की कोशिश एक तरीके से वहां पर काफी की गई, लेकिन वो हालात सुधरे हुए नहीं दिखे। और वहीं प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति के घर में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने विद्या भंडारी के घर को आग के हवाले किया। नेपाल की व्यवसायी उपेंद्र महतो के घर पर भी लूटपाट की कोशिश की गई। राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले राष्ट्रपति भवन को किया गया। देखिए, नेपाल के पूर्व कानून मंत्री हैं पद्म गिरी, उनका घर भी गिरा दिया गया। वहीं अध्यक्ष अग्नि प्रसाद के घर में तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही पूर्व पीएम माधव कुमार के घर में लूट की घटना भी की गई और तोड़फोड़ की गई है। और ये तमाम तस्वीरें नेपाल की आप देख रहे हैं। और नेपाल हिंसा में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हिंसा पर नेपाल आर्मी की सख्त कार्रवाई हुई। काठमांडू और पोखरा में हथियार जब्त किए गए। यहां से 23 राइफल और भारी गोला बारूद जब्त हुआ है। नेपाल आर्मी ने लूट के 33 लाख से ज्यादा रकम बरामद कर ली है। और वहीं नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में भी कल प्रदर्शनकारियों का उत्पात देखने को मिला। विरोध का ऐसा जुनून सवार था कि उपद्रवियों ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, लोगों में ऐसा विरोध का जुनून था कि वो कुछ भी नहीं देख रहे थे। जो कुछ भी मिल रहा था उसे आग के हवाले किया जा रहा था। पत्थर बरसाए जा रहे थे। पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकने की एक जो बगावत नेपाल में दिखी है जेनजी की, उसकी अलग अलग तस्वीरें आपके सामने लगातार रख रहे हैं। इधर नेपाल में स्थिति आज भी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। काठमांडू के गौशाला चौक पर एक बड़ी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। उस बिल्डिंग में बैंक और कई ऑफिस थे। बिल्डिंग पूरी तरीके से जल चुकी है। तोड़फोड़ के निशान अभी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और काठमांडू के ऐतिहासिक इमारत को उपद्रवियों ने कल आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत धधकने लगी। सिंह दरबार में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालय चलाए जाते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि नेपाल का सारा राजकाज जो है यहीं से चलता है। ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है। लेकिन सिंह दरबार का इतिहास काफी रोचक है और अब आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, ये सिंह दरबार की तस्वीरें हैं। यहाँ से पूरा राजकाज चलता है। 9 सितंबर 2025 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से इसे पूरे आग के हवाले किया गया। कोशिश की गई कि इसे खत्म कर दिया जाए। सिंह दरबार ये वो जगह है जहां से कई बड़े मंत्रालय चलते हैं। एक तरीके से पूरा नेपाल यहां से चलता है। और अगर इसके इतिहास को भी देखें तो बहुत ही रोचक इतिहास है सिंह दरबार का। 903 में बना सिंह दरबार एक शाही महल की तरह दिखाई देता है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत बड़ा है ये, बहुत भव्य दिखता है ये शाही महल, जो अब नेपाली सरकार के अधीन आता है। और इस शाही महल को इसके नाम की वजह से शेर का महल भी कहा जाता है। और नेपाल में भारी बवाल को लेकर मथुरा में साधु संतों ने पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा अर्चना कर शांति की प्रार्थना की गई। नेपाल में इन दिनों भारी बवाल हो रहा है। जगह जगह पर तोड़फोड़ के साथ ही आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं, जिसको लेकर शांति के लिए मथुरा में पूजा अर्चना की गई। और सीतामढ़ी से चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर देते हैं। शार्प शूटर को अपराधियों ने गोली मार दी। गैंगस्टर विकास झा के शार्प शूटर को गोली मारी गई है। तिहाड़ जेल में बंद था ये गैंगस्टर, जिसको गोली मारी गई है। मैनसोल में अपराधियों ने मारी गोली। ऋषि झा को अपराधियों ने गोली मार दी है। और बताया जा रहा है कि गैंगस्टर विकास झा
मैसोल में अपराधियों ने गोली मारी। ऋषि झा को अपराधियों ने गोली मारी है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर विकास झा बंद है और इसी का शार्प शूटर बताया जा रहा है जिसको गोली मारी गई। शार्प शूटर को अपराधियों ने गोली मारी। गैंगस्टर विकास झा के शार्प शूटर को गोली मारी गई है। आपको जानकारी दे दें कि गैंगस्टर विकास झा इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। और संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, शार्प शूटर को गोली मारी गई है, जानकारी दीजिएगा विस्तार से। राकेश, आपको आवाज मिल रही है? जी राकेश, शार्प शूटर को गोली मारी गई है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। कब की ये घटना है, किसका ये शार्प शूटर है? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिले में पिछले लंबे अरसे से तिहाड़ जेल में बंद विकास झा उर्फ कालिया का साम्राज्य चल रहा है। वो लगातार ठेकेदारों से रंगदारी की वसूली करता है। जो भी ठेकेदार टेंडर डालते हैं उनसे बिना पैसे दिए वो ठेकेदार वो काम नहीं कर सकता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि तिहाड़ जेल से ही वो अपने लोगों की मदद से सीतामढ़ी और आसपास का जो इलाका है वहां अपना जो आपराधिक साम्राज्य है उसका संचालन करता आ रहा है। और इसी कड़ी में लगातार जो सीतामढ़ी में हाल के दिनों में घटनाएं हो रही है, कई हत्याएं हो चुकी है। इसी गैंगवार का नतीजा है कि कई लोगों की हत्या हो चुकी है। लोग एक दूसरे का जान लेने पर लगातार उतारू है। और आज मैसोल थाना क्षेत्र के बसवरिया में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो विकास झा उस कालिया का शार्प शूटर माना जाता है, उसको अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसे गंभीर स्थिति में सीतामढ़ी शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। तो कहा जा सकता है कि लेकिन राकेश, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि किसने ये गोली मारी है, कौन से ये अपराधी हैं, किसी की पहचान हो पाई है, या उस नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी जिन्होंने विकास झा के शार्प शूटर को गोली मारी है? देखिए, अभी तक इस मामले में पुलिस का बयान नहीं आया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो इलाके के सीसीटीवी कैमरे हैं उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक इस मामले में किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। जी, खुलासा होना बाकी है। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, तिहाड़ जेल में विकास झा बंद है और उसी का शार्प शूटर बताया जा रहा है ऋषि, जिसको गोली मारी गई है अपराधियों की तरफ से। लेकिन ये कौन से अपराधी हैं, किस गैंगस्टर की तरफ से ये काम किया गया है, ये सब कुछ अभी खुलना बाकी है। लेवा हमला था और किसी ने, हमारा लड़का मेहनत करता है, मजदूरी करता है, काम करता है, लोगों को जलन होती है, पता नहीं किसने ऐसा किया है। आपका लड़का है जिसको गोली लगा? लड़का है मेरा ऋषि झा। क्या करते हैं वो? छोटा मोटा ठेकेदारी करता है। अच्छा। और चलिए बात भारत और अमेरिका की करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर सब कुछ जल्द ही सामान्य हो सकता है, ये अच्छी खबर आ रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को एक महान प्रधानमंत्री और अपना दोस्त बता दिया है। ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका संबंध विशेष बने हुए हैं और इसके बाद पीएम मोदी ने भी ट्रंप के पोस्ट पर जवाब देते हुए उनके बयान की तहे दिल से सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी टीमें ट्रेड पर काम कर रही हैं, ट्रेड पर अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में जानकारी दी कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार से जुड़ी वार्ताएं फिर से शुरू होंगी। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मोदी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। बेहद अहम खबर आपके सामने, मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिहार के लिए बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ बड़े ऐलान एक बार फिर से हो सकते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। भागलपुर दुमका रेलवे विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही आपको बताएं कि मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। यानी कि मोदी कैबिनेट की जो अहम बैठक होने जा रही है, माना जा रहा है कि उसको लेकर कई अहम चर्चे होंगे और बिहार के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आज मोदी कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। जानकारी आपको दे रहे हैं कि बिहार के लिहाज से बहुत अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी मोदी कैबिनेट की। बिहार के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट बिहार के जो हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट पर चर्चा कैबिनेट में हो सकती है।
और नेपाल में हालात सामान्य नहीं है। नेपाल में तख्ता पलट और फिर से एक नया अंतरिम सरकार बनाने को लेकर कवायद जारी है। इन सब के बीच नेपाल के आम लोगों ने कहा कि अगर नेपाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह होता तो देश के हालात बहुत अच्छे होते। नरेंद्र मोदी के प्रशंसक यहां बड़ी तादाद में हैं। नेपाल के मलगवा में लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। आपको ये पूरी बातचीत सुनवाते हैं। नेपाल में जारी हिंसा के बीच सत्ता परिवर्तन का दौर भी लगातार जारी है और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो लोग हैं वो लगातार जो वर्तमान सरकार है उन पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ नेपाल बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में नेपाली नागरिक हैं जिनसे बातचीत करते हैं। उनका क्या मानना है, आखिरकार नेपाल इतना भ्रष्टाचार के गर्त में क्यों चला गया, क्यों चला गया? नेता लोग के लिए नेता नेपाल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सब अपने 3 पुस्तों 4 पुस्तों के लिए सब चीज़ पैसा देखी, सुन चांदी गौर गहना अभी तक 82 किलो निकल चुका है। अच्छा एक बात बताइए, लोग कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेपाल में प्रधानमंत्री होता तो स्थिति कुछ और होती, क्या कहना है? हाँ, ये सही बात है। क्या नरेंद्र मोदी जैसा हमारे नेपाल में प्रधानमंत्री होता था तो बहुत आगे जा चुका होता था नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अगर होते वहाँ तो इसी स्थिति होती क्या? वैसा तो शायद नहीं होता, लेकिन अब क्या कहे, अब आदमी इंसान के अब अपना अपना सोच, अपना अपना दिमाग। केपी ओली जो प्रधानमंत्री थे इस सारा देश को चूस लिया। अच्छा। सारा देश को ही खा के। हमको भी यानी कि वास्तव में आज का अपडेट में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री नेपाल में होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारा यहाँ की जो पॉपुलेशन है और उनके पॉपुलेशन में हम यदि कंपेयर कर जाए जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ है और इस इन्वेस्टमेंट को अच्छे से यूटिलाइज होता तो वास्तव में आज नेपाल एक स्विट्जरलैंड की तरह होता। जो नेपाली नागरिक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद के प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नेपाल में होता तो शायद देश की हालात कुछ और होती, देश तरक्की करता, प्रगति करता और पूरे दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। देखिए, पड़ोसी देश नेपाल भी मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री की तरह पीएम होना चाहिए, यानी कि भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अगर उनका पीएम होता और आगे के अगर लिहाज से देखा जाए तो उसी तरीके का पीएम होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी नेपाल को बहुत आगे बढ़ाए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। फेक न्यूज पर लगाम लगाने की तैयारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, फेक न्यूज को लेकर ये बड़ी जानकारी है कि फेक न्यूज पर लगाम लगाने की तैयारी है। लोकसभा की संसदीय समिति की रिपोर्ट है ये कि फेक न्यूज को कैसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष इस पर कुछ फैसला ले सकते हैं। फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा और माना जा रहा है कि संसदीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। लोकसभा अध्यक्ष के समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा, गुमराह करने वालों को कड़ी सजा की सिफारिश है और इसके साथ साथ देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर लगाम भी लगेगी, क्योंकि फेक न्यूज की वजह से कई बार देखा गया है कि ऐसी स्थिति बन जाती है कि उस स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इस पर कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष को समिति ने रिपोर्ट सौंपी है, संसदीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी है और फेक न्यूज पर लगाम लगाने की ये बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा, गुमराह अगर कोई करता है तो कड़ी सजा उसको हो सकती है और देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर लगाम लगेगी। और ऐसे में एक बार फिर से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि अगर कोई देश विरोधी कंटेंट चलाता है तो फिर अब उसकी खैर नहीं है, उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन हो सकता है। और अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बता दें, जहां पर सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें राहुल गांधी की तुलना भगवान से कर दी गई। इस पोस्टर में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी हैं और पोस्टर में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश यादव को भगवान बता दिया गया। बैनर में लिखा गया कि इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। फोटो में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी का दर्जा दिया गया, राहुल गांधी को विष्णु बता दिया गया और अखिलेश यादव को महेश जी यानी कि शंकर बता दिया गया है। अवतार पोस्टर पर सपा नेता राहुल निर्मल बागी का नाम लिखा है। सपा के लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव के पद पर है। राहुल निर्मल बागी शहर में लगाई गई है।
होर्डिंग पर बड़ी चर्चा हो रही है और ये जो पोस्टर लगा है इस होर्डिंग पर बहुत चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे इन तीनों को भगवान का दर्जा मिल गया है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से कटाक्ष भी किया जा रहा है। और रायबरेली में राहुल गांधी के पहुंचने पर बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां के अपमान के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी का विरोध किया गया। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली की तस्वीर है। और कल दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी आलाकमान के साथ बैठक हुई और बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में बहुत बड़ा फैसला हुआ। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक के चर्चा के लिए जो विषय थे वो पार्टी की रणनीति से जुड़े हुए थे। राहुल गांधी की यात्रा के बाद पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, ये भी कहा गया, और ऐसे में उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। यात्रा के पहले जितनी सीट मिल रही थी उससे ज्यादा सीट मिल सकती है कांग्रेस को। पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और इस बार कांग्रेस चाहती है कि उसे 60 से 70 के बीच में सीटें मिले, क्योंकि अब ग्राफ बेहतर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को भी कांग्रेस की अब जरूरत है और इसीलिए सम्मानजनक सीटों पर ही समझौता होगा। बैठक में चर्चा हुई कि राहुल गांधी की यात्रा से जो मोमेंटम बना है उस मोमेंटम को बरकरार रखना है, लिहाजा राहुल गांधी समेत बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी रहेगा, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश बरकरार रहेगा। और चुनावी साल में बिहार बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने देश भर की महिला विस्तारकों को पटना बुलाया है, जो कि हर जिले में जाकर महिलाओं को एनडीए सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। चुनावी साल में वरिष्ठ बीजेपी महिला विस्तारक बिहार में नीतीश सरकार के महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों को देंगे और इसके लिए पहले जेडीयू ने भी महिलाओं की विशेष रथ के सहारे महिला नेताओं को पूरे बिहार में भेजा है, जो कि महिलाओं के लिए किए गए कामों को जानकारी देंगी। महिलाओं को, बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं उनको बताया जाएगा कि कैसे एनडीए की सरकार काम कर रही है और फ्यूचर में उनके लिए सरकार क्या करेगी। बिहार के महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और पूरे बिहार के अंदर महिलाओं की जो जनसंख्या है, बहुतायत महिलाएं एनडीए सरकार के और नीतीश कुमार जी के द्वारा जो महिलाओं के लिए काम किया गया है, खुलकर महिलाएं एनडीए सरकार के साथ है। पूरे देश से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे महिला वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बिहार के महिलाओं के बीच आकर और एनडीए सरकार के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है, घर घर संपर्क करके उसकी चर्चा करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्णिया में 45,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देंगे। एयरपोर्ट, वंदे भारत, कोसी मेची परियोजना समेत कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम इसमें शामिल है। साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे, जो कि बिहार का सबसे बड़ा रनवे है, उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 15 तारीख के प्रस्तावित यात्रा पर हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा के माध्यम से 2 जगह कार्यक्रम होने हैं। पटना एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट से उस दिन हवाई सेवा शुरू होगा और दूसरा जो विभिन्न योजना, खास करके कोसी मेची लिंक की परियोजना हो, रेलवे के प्रोजेक्ट हो, पावर सेक्टर में लगभग 25,000 करोड़ रुपया पिरपैती में हमारा पावर प्लांट में लग रहा है और विभिन्न योजना मिलाकर लगभग 40 से 45,000 करोड़ रुपये की योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर कटिहार में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जेडीयू विधायक विजय सिंह ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बैठक आयोजित की और सभी को एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। आगामी जो 15 तारीख को, 15 सितंबर को भारत के यशस्वी
प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी का संयुक्त आगमन 15 तारीख को होने जा रहा है पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन में, जिसमें कई सारी जो हमारा सीमांचल के विकास से संबंधित है कई योजनाओं का भी शुभारंभ होने जा रहा है उस दिन, और उसी की तैयारी की निमित्त आज हम लोग बैठक किए हैं। और वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आने वाले हैं। अब तक बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड बना है। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को पूर्णिया की धरती पर 15 सितंबर को पूर्णिया की धरती पर आ रहे हैं और अब तक 14 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड, बड़ा रिकॉर्ड बना है बिहार के विकास के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दी है, जिससे बिहार का विकास काफी हुआ है। तो ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों को परिवारवाद से मतलब है और अपने सुख संपत्ति से मतलब है। और चलिए बड़ी खबर आपको धनबाद से दे। अवैध कोयला उत्खनन के दौरान हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, एक गंभीर रूप से घायल, 5 लोगों के दबे होने की आशंका। निरसा के चापापुर की ये घटना बताई जा रही है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 5 लोगों के अभी भी वहां पर दबे होने की आशंका है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और ये बड़ी जानकारी उत्खनन के दौरान हादसा हुआ है। धनबाद से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लगातार, जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। अभी भी बताया जा रहा है कि 5 लोग वहां पर दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका जाहिर की गई। दरअसल निरसा के चापापुर में उत्खनन हो रहा था कोयले का, उसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।